डियर स्टूडेंट्स, आज आपका आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी क्रम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र के बारे में बता चुके हैं। मादा जनन तंत्र क्या होता है, किन किन संरचनाओं से मिलकर के मादा जनन तंत्र बना होता है, इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको मादा जनन तंत्र की जो भी विशेषताएं हैं, जो संरचना है, वो अवश्य समझ में आएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मादा जनन तंत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। मादा जनन तंत्र किन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर, यानी यह बना होता है एक जोड़े अंडाशय से। देखिए यहाँ पे एक जोड़े अंडाशय, वन पेयर अंडाशय होते हैं दोनों साइड में। एक जोड़े अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी। यहाँ पे आपकी ये ओविडक्ट ये दिखाया गया है, अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी। और साथ ही साथ बताया गया है कि गर्भाशय, एक गर्भाशय है, यूट्रस है बीच में, यूट्रस, सर्विक्स, यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो सर्विक्स की है। साथ ही साथ योनि, वेजाइना, एक वेजाइना, बाह्य जननांग और सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंडाशय को, सबसे पहले हम अंडाशय को लेते हैं। अंडाशय जो दोनों साइड में लगे हुए ये अंडाशय होते हैं, एक पेयर, ठोस संरचना में होते हैं। साथ ही साथ अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना, ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण करना और मादा जनन, जो मादा सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन होता है, उस लिंग हार्मोन का स्रावण करना, सिक्रीशन करना, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करना, जिसमें कि एस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरॉन आता है। गर्भाशय, ये ओवरी जो होती है, अंडाशय होती है, इस अंडाशय के अंदर क्या है कि इसकी संरचना ठोस होती है। साथ ही साथ जो इसका लोकेशन होता है वो किडनी के पास होता है, यानी किडनी के पास और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये पाया जाता है अंडाशय, ये अंडाशय। और श्रोणि भित्ति व गर्भाशय के लिगामेंट से यह जुड़ा होता है। साइज जो है 2 से 4 सेंटीमीटर जो है लगभग, यह इसकी लेंथ होती है। और कह रहा है कि ये चारों तरफ से जर्मिनल एपिथेलियम, यानी यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, जर्मिनल एपिथेलियम से घिरी होती है। ये अंडाशय घिरा होता है जर्मिनल एपिथेलियम में। कह रहा है कि इसके अंदर जो होता है वो कई लेयर्स होती हैं। पेरिटोनियम की लेयर होती है, संयोजी ऊतक का लेयर होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। जर्मिनल एपिथेलियम से ये घिरी होती है। साथ ही साथ कॉर्टेक्स, ये ओवेरियन स्टोमा इसमें उपस्थित होता है। इस ओवेरियन स्टोमा में 2 भाग होते हैं। ये 2 भाग होते हैं, एक परिधीय भाग होता है यानी कॉर्टेक्स भाग होता है, और एक भीतरी मेडुला भाग होता है, ठीक है। बाहर की तरफ
परिधीय भाग होता है यानी ये कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ आपका मेडुला भाग होता है। कॉर्टेक्स जो भाग होता है ओवेरियन फॉलिकल इसमें उपस्थित होते हैं। जो कॉर्टेक्स का रीजन है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो रीजन है, ये आपका जो रीजन है वो कॉर्टेक्स रीजन है। इस कॉर्टेक्स रीजन में ओवेरियन फॉलिकल उपस्थित होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं और ये प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स यानी जिसको कि आप ग्राफियन पुटिका कहते हैं। प्राथमिक ग्राफियन पुटिका, सेकेंडरी ग्राफियन पुटिका, टर्सरी यानी टर्सरी ग्राफियन पुटिका, तृतीय ग्राफियन पुटिका, और लास्ट में यह मैच्योर फॉलिकल्स में, मैच्योर यानी परिपक्व ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट हो जाता है और ये ओव्यूलेशन के समय जो है बाहर आता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो क्षेत्र होते हैं और दोनों भाग में, कॉर्टेक्स भाग में और मेडुला भाग में, तो मेडुला भाग में तो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, लेकिन जो कॉर्टेक्स भाग होता है, ये मेडुला भाग जो होता है, ये आपका मेडुला भाग है। इसको ऐसे लाइनिंग कर दिए हैं। मेडुला भाग में क्या पाया जाता है? मेडुला भाग में देखिए, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, साथ ही साथ इलास्टिक फाइबर्स भी उपस्थित पाए जाते हैं इसमें, और लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये संरचनाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं आपकी किसमें? ये आपका है मेडुला के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये दोनों ओवरी आपके सामने दिखाया गया है। जो वन पेयर ओवरी होती है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया। इस ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर, स्त्री के अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है और फिर ये अंडाणु जो होते हैं वो आगे फर्टिलाइजेशन में काम में आते हैं। साथ ही साथ इसके बाद ओविडक्ट, अंडवाहिनी की बात करते हैं। एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। कितने जोड़ी होती है? एक जोड़ी अंडवाहिनी, जिसको ओविडक्ट कहते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अंडवाहिनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है। यह अंडवाहिनी जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इस अंडवाहिनी के अंदर 3 भाग होते हैं। जो सबसे नीचे की तरफ भाग होता है, जिसको कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनफंडिबुलम। इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। जो प्रारंभिक भाग होता है अंडवाहिनी का, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। और यह इनफंडिबुलम जो है वो पीछे की तरफ आपका एम्पुला में खुलता है। ठीक है ना? किसमें खुलता है? एम्पुला में। ये आपका एम्पुला है ना? ये एम्पुला है। और इनफंडिबुलम जो प्रारंभिक भाग होता है, और इस पर फिम्ब्री लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिम्ब्री, जिसको कि आप यहाँ दिखाया गया है, ये झालर जिसको कहते हैं, ये झालर पाया जाता है। और झालर का कार्य या फिम्ब्री का कार्य क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, उत्सर्जित जो अंडाणु होते हैं, ये अपने साथ चिपका लेता है और चिपकाने के बाद फिर इसको इनफंडिबुलम में प्रवेश कराता है। और वह एक छिद्र वहां पे पाया जाता है इनफंडिबुलम के अंदर, जिसको कि ऑस्टियम कहते हैं। इस ऑस्टियम के द्वारा ही ये अंडाणु जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। इसके बाद जो सबसे ओविडक्ट का दूसरा पार्ट जो है, जो सबसे चौड़ा भाग होता है, लंबा भाग होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच में एम्पुला पाया जाता है। और फिर यह सबसे चौड़ा भाग होता है जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। एम्पुला आगे की तरफ लंबी पतली सकरी एक नलिका में खुलता है, जिसको इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। ये यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है वो इस्थमस इसको कहते हैं। और ये इस्थमस आगे की तरफ बढ़ता है और जा करके यूट्रस में खुल जाता है। साथ ही साथ जो ओविडक्ट की आंतरिक जो भित्ति होती है वो सिलिएटेड होती है। ठीक है ना? वो सिलिएटेड होती है ताकि यहाँ पे अंडाणुओं को आगे की तरफ सरकने में
मदद करता है। ये सिलिएटेड होती है। इनके रोमाग गति की वजह से जो अंडाणु होते हैं सरक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो गर्भाशय के अंदर जो है निषेचन के बाद ये आगे की तरफ जाते हैं। निषेचित अंडा जो होता है आपका गर्भाशय या यूट्रस के अंदर ही इसका इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है, और रोपण के बाद फिर उसका विकास होता है, भ्रूण के रूप में डेवलपमेंट होता है। तो ये अंडवाहिनी की संरचना हो गई। साथ ही साथ अब इसके बाद ये अंडवाहिनी हो गया, फिर हम बात करेंगे ओविडक्ट के बाद गर्भाशय की संरचना। देखिए यहाँ से जो पोजीशन ये गर्भाशय का दिया गया है, ये पूरा जो पोजीशन है यूट्रस का है, उल्टे नाशपाती के आकार का यूट्रस होता है माता के अंदर, उल्टे नाशपाती के आकार का यूट्रस होता है और यह 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। इस यूट्रस के अंदर आप देखेंगे इसमें 3 तरह की भित्तियां पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होती है। सबसे बाहर की तरफ हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम होती है। उसके अंदर जो बीच में पाई जाती है ये पेरीमेट्रियम रक्षात्मक होती है। बीच में मायोमेट्रियम की लेयर होती है। बीच में जो लेयर होती है वो मायोमेट्रियम की होती है, जो मस्कुलर होती है और मोटी होती है, ताकि प्रसार के लिए, यूट्रस के प्रसार के लिए, मादा के अंदर यूट्रस का प्रसार सर्वाधिक होता है बर्थ के समय, तो प्रसार में ये सहयोग करती हैं। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की दीवार होती है उसको, या भित्ति होती है, उसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। आंतरिक भित्ति ये होती है। तो इस तरह से यूट्रस की जो संरचना है, उस संरचना में आप देखेंगे कि 3 लेयर पाया जाता है और ये तीनों लेयर आपके सामने है। बीचों बीच ये आपका यूट्रस होता है और जब निषेचित अंडा आता है यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो आ करके यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब तक जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो ये आपका यूट्रस के अंदर होता है। निषेचन, प्रश्न उठता है कि निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है, तो फर्टिलाइजेशन आपका होता है एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, यानी जहां पे एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है उस जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन तक ही शुक्राणु और अंडाणु अंडवाहिनी में रहते हैं। जहां फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, तो ये आपका यूट्रस में आ जाते हैं और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके बाद जो अगली संरचना आपकी आती है उसको कहते हैं योनि की संरचना, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। देखिए यहाँ पे वेजाइना की संरचना नीचे की तरफ दिखाया गया है योनि। यह योनि एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है जिसके द्वारा स्पर्म जो है वो अंदर पहुंचते हैं और मैथुन के समय जो शिश्न होता है इस योनि में प्रवेश करके और अपने स्पर्म को त्यागता है, ठीक है। हालांकि बताया गया है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के अंदर जो स्पर्म की स्थिति होती है वो एक तरह से अम्लीय कंडीशन में ये होते हैं। साथ ही साथ जो यूट्रस की आंतरिक जो एंडोमेट्रियम होती है वो सिक्रीटरी पदार्थ को स्रावित करती रहती है, सिक्रीशन करती रहती है, जिससे कि जीवाणुओं से रक्षा किया जा सके, जीवाणुओं को मारा जा सके। इसका जो स्राव होता है उसको समाप्त किया जाता है। हालांकि इस कंडीशन में चूंकि प्रकृति इनकी ऐसी है कि ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसी क्रम में जैसे शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको भी नष्ट होने का डर रहता है। लेकिन जो शुक्राणु जो वीर्य के अंदर
शुक्राणु होते हैं वहाँ पे उनकी जो कंडीशन होती है वो अम्लीय कंडीशन के वजह से जो है ये नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से यूट्रस के अंदर एक तरह से स्राव आंतरिक दीवार से निकलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे योनि की बात कर रहे थे, वेजाइना। वेजाइना एक संरचना है जिसके थ्रू पेनिस के द्वारा जो है स्पर्म को अंदर पहुंचाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। 10 सेंटीमीटर या लंबा होता है। कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके नीचे या इसके तहत जो है कुछ छिद्र होते हैं, छिद्रवत संरचनाएं होती हैं जिसको हम भग की संरचना कहते हैं। और भग की संरचना में कई छिद्र होते हैं। उसमें क्लिटोरिस होता है जो लंबा बेलनाकार संरचना होती है क्लिटोरिस की। साथ ही साथ उसका फिगर हमने नहीं दिया है। इसके अलावा फिर नीचे आते हैं तो अंतिम जो मादा जनन तंत्र का जो भाग होता है वो दुग्ध ग्रंथियां एवं स्तन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? दुग्ध ग्रंथियां एवं स्तन ग्रंथियां। ये आपका जो है मादा जननन का विशेष भाग होता है। दुग्ध ग्रंथियां मादा के अंदर पाई जाती हैं और अंगूर के गुच्छे के समान ये ग्रंथियां अंदर की तरफ फैली होती हैं और इन ग्रंथियों से दुग्ध का निर्माण होता है, साथ ही साथ दुग्ध का स्रावण होता है। निप्पल्स जो होता है, निप्पल्स के चारों तरफ जो मसल्स और फैट वसा का संचय होता है जिसकी वजह से निप्पल्स में उभार आ जाता है और इस उभार के अंदर की तरफ जो ग्रंथियां हैं उसके द्वारा आपका दुग्ध बनता है और फिर उस दुग्ध का स्राव आगे की तरफ होता है। तो इस तरह से हमने आपको मादा जनन तंत्र में तमाम संरचनाओं के बारे में जानकारी दिया और इसमें मादा जनन तंत्र में देखिए अंडाशय से अंड का निर्माण होता है। फेमरी इसको अपने विलाई के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं अपने झालर के द्वारा और फिर यहाँ से ये इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में स्थमस में आता है। निषेचन की क्रिया होती है, जाइगोट बनता है, डिवीजन शुरू होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, सिलिएटेड कंडीशन अंदर की तरफ होती है और फिर ये आ करके जब इसका डिवीजन पूरा हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट आ करके यहाँ पे इम्प्लांटेड हो जाता है। एक तरह से अंतरोपण की क्रिया हो जाती है और फिर यहीं से यह अंतरोपित जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और वह एक भ्रूण में तब्दील होता है और भ्रूण से एक शिशु में तब्दील होता है और शिशु जो है बर्थ के रूप में बाहर आता है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर हमने संरचना बताया उसको भी आपने कार्टेक्स और मेडुला के रूप में देखा। कार्टेक्स में फॉलिकल्स का निर्माण होता है और फॉलिकल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फिर आपकी जो फॉलिकल्स बनती है मैच्योर फॉलिकल्स बनती है। रैप्चर होता है, रैप्चर के बाद यहाँ से अंडाणुओं का विसर्जन होता है और यही अंडाणु विसर्जित होते हैं। तो जो आपकी थिम्बरी है इस तरह से हिलती डुलती रहती है और जैसे अंडाणु रैप्चर हुए वो उसको पकड़ लेती है और फिर अपने अंदर उसको आस्टिया के थ्रू यह स्थमस और फिर एम्पुला स्थमस में प्रवेश करा देती है। फिर शुक्राणु इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये तो हम आपको निषेचन में बताएंगे, लेकिन आज बस इतना ही। आप इसको तैयार कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे आपको हम बताएंगे कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया, किस तरह से ऊजेनेसिस की क्रिया, अंड जनन की क्रिया होती है और फिर इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और इसका नोट्स भी तैयार कर लेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।